दोस्तों, फिल्मी लॉ के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग टॉपिक नंबर 1 चर्चा करेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू कोपासनरी। इसमें मेनली जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है लॉ ऑफ इंटरस्टेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन इन इंडिया, जो कि बेस है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सक्सेशन लॉ रिलेटेड टू इंटरस्टेट सक्सेशन एंड लॉ रिलेटेड टू टेस्टामेंट्री सक्सेशन। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, दैट इज श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजन एंड लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स लाइक HSA 1956। देन उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जहां से कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है तो उससे पहले सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी जानना जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मिताक्षरा एंड दयाभागा लॉ के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, कोपासनरी प्रॉपर्टी क्या होता है और सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है, ताकि इसका सक्सेशन किस तरीके से होगा वो इसका बेस बनेगा। देन गिफ्ट फ्रॉम पैटर्नल एंसेस्टर एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम मैटरनल एंसेस्टर, उसका नेचर क्या होगा इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। देन उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में कर्ता के बारे में कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कर्ता, पावर क्या है कर्ता का, क्या एक फीमेल कर्ता बन सकती है, क्या जूनियर कर्ता बन सकता है, इससे रिलेटेड क्या लॉ है, क्या नियम है या फिर क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग चालू करते हैं अपना टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इंटरस्टेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन इन इंडिया। इंडिया में लॉ ऑफ इंटरस्टेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन का अलग अलग रूप है, यूनिफॉर्म नहीं है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कस्टम एंड द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स दैट इंडिया पोजेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इंटरस्टेट सक्सेशन। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, और इसको जनरली हम लोग बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। किसी पर्सन को अगर इस बिग ब्रैकेट में डाल दिया जाता है तो ये माना जाता है कि ही डाइड इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने प्रॉपर्टी के बारे में कैसे उसका सक्सेशन हो रहा है, इनहेरिटेंस होना है, बिना ये बताए हुए ही गुजर जाता है, तो वो कहलाता है इंटरस्टेट सक्सेशन। तो इसमें क्या है कि दिस इज एक्चुअली लॉ रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, कि कोई भी उसका सक्सेसर किस तरीके से इसे इनहेरिट करेगा उसके बारे में प्रोविजन दिया रहता है। अब इंटरस्टेट में आप देख सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति बिना कोई विल या किसी भी तरीके का चीज जारी किए हुए गुजर जाता है तो वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है कि उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कैसे किया जाएगा, कैसे उसका इनहेरिटेंस होगा और कैसे जो है उनके बच्चों में या बाकी जगह बांटा जाएगा। तो इस चीज को लेकर के जो इसमें लॉ अप्लाई होता है हिंदू के लिए, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लागू किया जाता है। अब आते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन मतलब क्या होता है। टेस्टामेंट्री 2 वर्ड से बनता है, दैट इज टेस्टामेंट्री एंड सक्सेशन। टेस्टामेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन मरने से पहले अपना विल बना करके मरा है। इसका मतलब क्या हो गया, टेस्टामेंट एंड विल, कि आपने अपना विल बनाया है कि किस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। टेस्टामेंट्री सक्सेशन वो अपने एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है जिसके तहत इसे बनाया गया है। जो भी लॉ उस टेस्टामेंट को गवर्न कर रहा होता है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, और इसी कारण से टेस्टामेंट्री सक्सेशन में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ना कि इसमें बहुत ज्यादा वेराइटी। डाइवर्सिटी अलग होता है और ये वेरी करना अलग होता है, क्योंकि एक ही जगह पे ये वेरी नहीं कर सकता है, लेकिन एक ही जगह पे ये डाइवर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस कस्टम के हिसाब से वो चल रहा है या किस लॉ के थ्रू वो गवर्न हो रहा है, उसके हिसाब से ही डाइवर्सिटी इसमें देखने को मिलता है, बट वेरीज ये नहीं करता है सेम लॉ के अंदर। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ लॉ। तो आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा देयर आर सिर्फ 3 सोर्स ऑफ लॉ। फर्स्ट इज कस्टम, सेकंड इज स्टैट्यूट्स एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। कस्टम्स जो होता है दैट इज डिपेंड अपॉन द रिलीजन एंड कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर रिलीजन का उस पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का कस्टमरी बिहेवियर है उसके हिसाब से कस्टम्स बनता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बिहार में रहती है और वही कम्युनिटी अगर साउथ इंडिया में रहती है या राजस्थान में रहती है, उस कंडीशन में तीनों का कस्टम्स अलग अलग होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है वहां के लोकल कस्टम्स से। तो रिलीजन सेम होने के बावजूद रीजन जैसे ही डिफरेंट होता है उसके हिसाब से कस्टमरी लॉ भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का डिफरेंट हो जाता है। तो इसी कारण आपको कस्टम्स जो है वो खास करके यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे 2 रिलीजन के बारे में, बट थर्ड रिलीजन के बारे में चर्चा इसलिए किया गया है बिकॉज जिस वक्त अंग्रेज इंडिया में आए थे उस वक्त बेसिकली यही 3 प्रीडोमिनेंट रिलीजन यहाँ पर कंटिन्यू था, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड पारसी। इंस्टीट्यूट्स बहुत सारा है, 1956 एक्ट हम लोग देखेंगे, इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट हम लोग 1925 भी देखेंगे। प्रेसिडेंट्स टाइम टू टाइम जुडिशरी ने जो भी प्रोनाउंसमेंट किया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख करके, दैट इज प्रेसिडेंट। हम लोग आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन, कि जब इंटरस्टेट सक्सेशन होता है तो उसमें कौन कौन सा लॉ गवर्न होता है, ये हर रिलीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। इसी कारण इसकी चर्चा हम लोग अलग अलग करेंगे।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदू की। तो हिंदू जो गवर्न होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत गवर्न होता है। इसमें बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की जाती है। फर्स्ट सेपरेट प्रॉपर्टी एंड सेकंड ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है वो एचएसए के जनरल रूल के हिसाब से गवर्न होता है। एचएसए का मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जब भी एचएसए कहा जाएगा इसका मतलब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लेंगे, और जब एमएलआई कहा जाएगा दैट इज मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देन उसके बाद ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो हिंदू सक्सेशन, हिंदू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हिसाब से गवर्न होती है। तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हर जगह अलग अलग होता है, जिसके वजह से जो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है और उसके हिसाब से जो इनहेरिटेंस होता है वो एरिया स्पेसिफिक होता है, अलग अलग होता है। नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, साउथ इंडिया में अलग होता है। खास करके मद्रास का हम लोग देखेंगे, बॉम्बे का देखेंगे, दिल्ली का देखेंगे, कल्चर के हिसाब से चीजें चेंज होती है। देन उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट उन हिंदुओं पे लागू नहीं होता है जो एसटी कम्युनिटीज में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, बिकॉज उनका अपना लॉ है और उनके लॉ को अक्षुण्ण रखने के लिए उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लॉ इंपोज नहीं किया जाता है, और यही कारण है एसटीज का अपना लॉ है, वो अपने लॉ से गवर्न होते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं मरुमकथन एंड अलिया संतना लॉ जो है ये साउथ इंडिया में प्रिवेल करता है, खास करके त्रावणकोर कोचिंग की तरफ ये प्रिवेल करता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ मैट्रियार्कल सिस्टम प्रिवेल करता है, और यहाँ पे इसी कारण से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मैट्रियार्कल सिस्टम पर बेस्ड है। अब जो लोग हिंदू गोवा और दमन दीव में रहते हैं उनका आपको डिफरेंट होता है, बिकॉज पहले ये पोर्तुगीज का कॉलोनी था, जिसकी वजह से यहाँ पर पोर्तुगीज सिविल कोड 1876 लागू होता है, और ये कोड बेसिकली नेपोलियन कोड के ऊपर बेस्ड था। देन यहाँ पर जब पोर्तुगीज आते हैं और देखते हैं यहाँ के कस्टम्स को, तो हिंदू के मैरिज, डाइवोर्स, इन सब के बेसिस पर और इनहेरिटेंस के बेसिस पर लॉ बनाते हैं और इसमें शामिल करते हैं जो 1980 में आपको आता है, और इसका लीगल पोजीशन ये है कि ये अब तक कंटिन्यू चल रहा है ये लॉ। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स का लॉ जो इंडियन मुस्लिम्स है खास करके, उनका लॉ अनकोडिफाइड है और कुरान के बेस पर है। एक्चुअली उस लॉ में जो प्रोफेट के द्वारा टीचिंग दी गई है उसके बेसिस पे भी वो गवर्न होते हैं, या समटाइम्स कोई लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट आता है तो उसके थ्रू गवर्न होते हैं, या जुडिशियल डिसीजन आता है उसके बेसिस पे ये गवर्न होते हैं। लाइक ट्रिपल तलाक पर जो डिसीजन आया था, ये सब इनके लिए रूल बन जाता है, लॉ बन जाता है। जबकि इन जनरल अगर बात की जाए सुन्नी मुसलमान की, सुन्नी मुस्लिम की, ये या तो हनीफ या फिर शाफिया से गवर्न होते हैं, जबकि शिया मुस्लिम इथना असारी या इस्लामिया लॉ से ये गवर्न होते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर पारसी की, जो पहले से यहाँ पर थे, तो जब पारसियों को अरब से भगाया जाता है वो इंडिया में आते हैं, आने के बाद यहाँ के कस्टम्स के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। इसी कारण के रूल में जिस प्लेस में ये लोग जाकर के बसे वहाँ के कस्टम से हिसाब से इन्होंने लॉ को इनहेरिट किया। तो उस वक्त बेसिकली इनके पास तीन तरह का लॉ चल रहा था। पंचायत के थ्रू सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को देखा जाता था, जबकि प्रीस्ट इनके पर्सनल लॉ को गवर्न करता था, पर्सनल मैटर को देखता था वो। देन उसके बाद पारसी इंटरस्टेट सक्सेशन एक्ट 1865 आता है, और उसके बाद 1925 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आता है जिसके तहत ये गवर्न होते हैं। देन इसके बाद इसमें पारसी लॉ में काफी मॉडिफिकेशन होता है 1937 में एंड 1991 में। अब बात करते हैं हम लोग क्रिश्चियन की। क्रिश्चियन लॉ यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहा है, बिकॉज ये भी आपको बाहर से आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम टू टाइम चेंजेस आपको देखने को मिलता है। 1960 में अलग होता है, 1921 में अलग होता है, 1925 में इंडियन सक्सेशन एक्ट को अडॉप्ट करते हैं। देन उसका 1986 में चेंजेस आता है। ज्यूज जो यहाँ पर थे वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में, जहां से बात होगी मिताक्षरा की, दयाभागा की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग ब्रीफली देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ मैरिज क्या होता है किसी लॉ ऑफ सक्सेशन पे। अगर मैरिज होता है दैट इज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, तो उसके बाद सक्सेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत गवर्न किया जाता है, एक्सेप्ट अगर सपोज दो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं तो उनकी शादी सोलमनाइज हुई है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन जो उनका सक्सेशन होगा और बाकी चीजें जो होगी वो हिंदू कस्टम्स के हिसाब से होगा, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत गवर्न होगा। टेस्टामेंट्री सक्सेशन में दो बातें होती है। फर्स्ट, जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है वो सेपरेट प्रॉपर्टी पे होता है, जबकि कोपासनरी प्रॉपर्टी पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें खास करके पहले हम लोग बात करेंगे स्मृति का। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति का बड़ा योगदान है, जिसमें से हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में याज्ञवल्क्य स्मृति की अहम भूमिका है। अब आते हैं, बात करते हैं थोड़ी याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में। याज्ञवल्क्य स्मृति में गुरु परंपरा में गुरु हुए थे विश्वरूपा। इनके टाइम में 5 स्कूल ऑफ थॉट सामने आता है, जिसे कि हम लोग संप्रदाय बोलते हैं, और इनके 2 शिष्य थे उस वक्त। फर्स्ट विघ्नेश्वर एंड दूसरे जिमुतवाहन। विघ्नेश्वर ने मिताक्षरा स्कूल को स्टैब्लिश किया, जबकि जिमुतवाहन ने दयाभागा स्कूल को। जो 5 स्कूल ऑफ थॉट था ये एक्चुअली प्राइमरी सोर्स था हिंदू लॉ का, जिसमें से कि 4 स्कूल ऑफ थॉट मिताक्षरा में शामिल होता है, और ये है मिथिला, बनारस, द्रविड़ और महाराष्ट्र। इसमें से मिथिला स्कूल ऑफ थॉट ये स्टैब्लिश किया गया था विघ्नेश्वर जी के द्वारा। मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल करता है,
एक्सेप्ट 2 जगह, फर्स्ट बंगाल एंड दूसरा पंजाब। बंगाल ये दयाभागा से गवर्न होता है, जबकि पंजाब में कस्टमरी लॉ चलता है। अब बात करते हैं दयाभागा। दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट जिमित वाहन जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और ये बंगाल में प्रिवेल करता है। अब देखते हैं दयाभागा और मिताक्षरा में डिफरेंस क्या है। तो पहले देखते हैं मिताक्षरा में। मिताक्षरा जो है इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिनक्विटी। प्रोपिनक्विटी मतलब होता है नियरनेस ऑफ, प्रोपिनक्विटी मतलब होता है नियरनेस इन ब्लड रिलेशन। जो जितने ब्लड रिलेशन में नजदीक होंगे उसके ऊपर ये उतना अप्लीकेबल होगा। जबकि दयाभागा जो है इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस एफिकेसी, और ये एक्चुअली स्पिरिचुअल बिलीफ में बिलोंग करता है और ये एक्चुअली स्पिरिचुअल बिलीफ में बिलीव करता है। ऐसा कहा जाता है कि मिताक्षरा प्योरली सेकुलर प्रिंसिपल का है। सेकुलर प्रिंसिपल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शेयर मिलता है प्रॉपर्टी का, चाहे फादर हो, मदर हो या उसके बच्चे हो, हर किसी को बराबर मिलता है, जिसकी वजह से इसे सेकुलर प्रिंसिपल कहा जाता है। जबकि दयाभागा में दो चीजें होती है, फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफरिंग ऑब्लिटेशन एंड सेकंड पिंडदान टू द डिसीज्ड। ये दोनों उसमें प्रिवेल करता है। जो अपनी सर्विस ऑफर दे रहा है और जो पिंडदान दे रहा है उसका महत्व ज्यादा हो जाता है। मिताक्षरा में 2005 से पहले फीमेल को एक्सक्लूड किया गया था, जो कि आप देखेंगे 2005 के बाद फीमेल को इंक्लूड किया जाता है। बट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल लॉ, जिसके वजह से अभी हमारे पास अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां हम लिखेंगे फीमेल को एक्सक्लूड किया जाता है, जबकि दयाभागा में फीमेल को इंक्लूड किया जाता है बिकॉज अ फीमेल कैन ऑफर ऑब्लिटेशन। मिताक्षरा में एग्नेट्स को हमेशा कॉग्नेट्स के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है। अब देखते हैं एग्नेट्स क्या होता है, कॉग्नेट्स क्या होता है। एग्नेट्स आर दोज हु आर रिलेटेड बाय फादर, चाहे ब्लड के थ्रू हो चाहे अडॉप्शन के थ्रू हो, वो एग्नेट होता है। कॉग्नेट ये मदर साइड से जो रिलेटेड होते हैं उसे कॉग्नेट बोलते हैं। तो मिताक्षरा में हमेशा एग्नेट को कॉग्नेट के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है, जबकि दयाभागा में ऐसी कोई बात नहीं होती है, वहां कोई प्रेफरेंस का मामला नहीं बनता है। मिताक्षरा में कोपासनर को बाय बर्थ राइट होता है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोपासनर होता क्या है। कोपासनर का मतलब ये चीज है कि उस प्रॉपर्टी में इक्वल राइट जो होता है, दोज आर कोपासनर। जैसे फादर के साथ उसके सन का होता है, उनके सन के सन का होता है, उनके सन के सन के सन का होता है। केवल जो है ये 3 पीढ़ी तक नीचे तक ये जाता है राइट। इसके बाद अगर इसके सन के सन का सन अगर है तो वहां पर ये राइट नहीं पहुंचता है। तो ये 3 जनरेशन तक ही जाता है। क्यों जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम लोग कोपासनर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप समझिए कोपासनर का मतलब क्या है, वो आप समझ चुके होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कोपासनर को बाय बर्थ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, दैट इज इक्वल शेयर, जो कि आप लोगों ने ऊपर देखा है, बिकॉज इट्स नेचर इज सेकुलर नेचर। जबकि दयाभागा में सन के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है बाय बर्थ। जब तक फादर जिंदा है तब तक सन के पास कोई राइट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, मिताक्षरा में जैसे ही आप जन्म लेते हैं वैसे ही आपको राइट मिल जाता है, जबकि दयाभागा में जैसे ही फादर की मृत्यु होती है उसके बाद राइट मिलता है। यहाँ जन्म के साथ राइट मिल रहा है, यहाँ फादर की मृत्यु के बाद राइट मिल रहा है। अब इसके वजह से क्या है कि जो भी कोपासनर है मिताक्षरा में वो पार्टीशन के लिए कह सकते हैं, जबकि दयाभागा में ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी सन पार्टीशन के लिए नहीं कह सकता है। मिताक्षरा में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ पोजीशन होता है। अब कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है। सपोज ये आपका एक प्रॉपर्टी है और इसके कोपासनर ए, बी, सी एंड डी, ये 4 कोपासनर हैं। अब कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि इन चारों का इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में है। एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन का मतलब ये हुआ कि डिमार्केशन नहीं किया हुआ है कि इसमें से कौन सा पोर्शन किसका है, बल्कि ये पूरा का पूरा एज ए होल ए, बी, सी, डी चारों का है, जिसकी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑफ पोजीशन। तो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ चुका होगा, बिकॉज आगे जो भी हम चर्चा करेंगे इस टर्म का यूज होने वाला है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन। तो मिताक्षरा में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट भी है और यूनिटी ऑफ पोजीशन भी है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं दयाभागा में तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ पोजीशन होता है, लेकिन कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट की बात ना करके यहाँ बात की जाती है कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। अब जब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन में, तो हम लोगों ने देखा था इस प्रॉपर्टी को चारों मिलकर के होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, जिसकी वजह से ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफाइड या असर्टेन शेयर किसी का नहीं है, जबकि दयाभागा में स्पेसिफाइड और असर्टेन शेयर होता है। अब स्पेसिफाइड और असर्टेन शेयर नहीं होने के कारण ये लोग अपने प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। दे डोंट हैव राइट टू एलिनेट देयर प्रॉपर्टी, वेयर एज यहाँ स्पेसिफाइड और
फॉर ए सर्टेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दे हैव राइट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो ये सारी की सारी बातें इंटरलिंक्ड है। अब उसके बाद बात ये करते हैं कि यहाँ पर जितने भाई है ये कोलेट्रल्स है। कोलेट्रल्स में मदर आएंगी, सिस्टर आएंगी, जो फीमेल पार्ट जो होता है कोलेट्रल्स में आपको आ जाता है। तो ब्रदर है एंड कोलेट्रल्स है, दे डोंट हैव राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, राइट आपको होता है प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं ये लोग। यहाँ बहुत सारा डूज है दिया हुआ कि आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, डोंट्स भी मेंशन है। जबकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे ही हस्बैंड मरता है उसके गुजरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी वाइफ के पास चली जाती है और अब ये वाइफ का अधिकार होता है कि वो पार्टीशन किस तरीके से करे। जबकि दयाभागा में ऐसा होता, जबकि मिताक्षरा में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन दयाभागा एंड मिताक्षरा। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे हिंदू ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्वाइंट फैमिली का पर्पस क्या है। फर्स्ट, ज्वाइंट फैमिली के द्वारा फैमिली वेलफेयर होता है। ये प्रमोट करती है एक तरीके से फैमिली एज ए यूनिट के रूप में, कि एक फैमिली एक यूनिट के रूप में है, इस बात को शो करती है ये। और ज्वाइंट फैमिली में कभी भी किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है बल्कि कम्युनिटी इंटरेस्ट होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर ही देख रखा है। अब देखते हैं ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। अगर सपोज ए हस्बैंड है, इसकी वाइफ शामिल होती है, इसका बेटा। अगर डॉटर मैरिड नहीं है तो वो शामिल होती है। देन उसके बाद सेकेंड बेटा, अगर शादी हो जाती है डॉटर की तो वो फिर अपने हस्बैंड के फैमिली में शामिल हो जाती है। देन उसके बाद इस बेटे का बेटा, देन उसका बेटा। ये 3 जनरेशन तक ज्वाइंट फैमिली में शामिल होते हैं। ये 3 जनरेशन तक को पार्टनर कहलाते हैं। जबकि ज्वाइंट फैमिली में उसके अलावा इस बेटा का डॉटर एंड सन ये भी शामिल होता है। ये स्टार मार्क का मतलब ये है कि किसी पर्सन को अडॉप्ट किया गया है वो भी ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कहता है ऑल मेंबर्स डिसेंडेड लिनियरली फ्रॉम अ कॉमन मेल एंसेस्टर। यहाँ से आपको चालू होता है ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट। ये आपका हो गया कॉमन मेल एंसेस्टर हो गया। हर किसी का कॉमन मेल एंसेस्टर यहाँ पर ए है। तो किसी भी ज्वाइंट फैमिली की शुरुआत के लिए जरूरी है कि एक कॉमन मेल एंसेस्टर होना जरूरी है, लेकिन इसके कंटिन्यूएशन के लिए कॉमन मेल का होना जरूरी नहीं है। अगर सपोज ये गुजर जाता है उसके बावजूद S1 का पूरा ज्वाइंट फैमिली चलता है, ये अपने आप में एक ज्वाइंट फैमिली होगा। S2 का अपने आप में एक ज्वाइंट फैमिली होगा। तो किसी भी ज्वाइंट फैमिली के शुरुआत के लिए जरूरी है कि एक कॉमन मेल एंसेस्टर होना चाहिए। नाउ अब कहता है ज्वाइंट फैमिली में देयर मदर्स लाइक S1 S2 D1 की मदर ये ज्वाइंट फैमिली के हिस्सा है। इस वाले में S4 की मदर W2 ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा है। इसकी मदर ये भी ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा है। देन वाइफ्स और विडोज। अब अगर मान लीजिए जो भी वाइफ्स है वो सारी की सारी ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा है। अब सपोज इसमें से मान लीजिए S4 गुजर जाता है तो इसकी विडो जो होगी दैट इज W4 वो भी ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा होगी। अब डॉटर्स के बारे में कहा जाता है जब तक डॉटर्स अनमैरिड है वो ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा है, लेकिन जैसे ही वो शादी करती है वो अपने हस्बैंड के ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा बन जाती है। बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं इस सन के ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा इसकी वाइफ है। उसी तरीके से अब ये जो है यहाँ से ज्वाइंट फैमिली से निकल करके अपने हस्बैंड की ज्वाइंट फैमिली की वो पार्ट बन जाती है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर मान लीजिए सपोज ये डॉटर विडो हो जाती है, उस कंडीशन में ये फादर का फर्ज बनता है कि उसका देखरेख करे और उसका मेंटेनेंस करे। उस कंडीशन में फिर से ये डॉटर अपने फादर के ज्वाइंट फैमिली की हिस्सा बन जाती है। अगर सपोज ये हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को डिजर्ट कर देता है उस कंडीशन में भी ये डॉटर ज्वाइंट फैमिली की पार्ट बन जाती है। तो हम लोग देखते हैं डॉटर एक ऐसी यूनिट है जो शादी से पहले ज्वाइंट फैमिली का तो हिस्सा रहती है। अगर हस्बैंड डिजर्ट कर देता है या विडो हो जाती है उस कंडीशन में फिर से वापस अपने फादर के ज्वाइंट फैमिली की वो हिस्सा बन जाती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज फादर्स ज्वाइंट फैमिली। देन उसके बाद अडॉप्ट किया हुआ सन ये ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा तो बन ही जाता है। इसके अलावा अगर सपोज मान लीजिए इसका कोई अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड अगर होता दैट इज ऑफ सन तो वो भी ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा कहलाता है। लेकिन मदर का इलेजिटिमेट चाइल्ड इसमें ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा नहीं होता है। उसे जो भी मिलता है हिस्सा वो अपने मदर की प्रॉपर्टी में मिलता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब सपोज मान लीजिए इसमें से कोई किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, इन दैट कंडीशन जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक वो बच्चा इस ज्वाइंट फैमिली का पार्ट नहीं है। इसी कारण कहा गया है चाइल्ड इन वूम वो आपको ज्वाइंट फैमिली का पार्ट नहीं होता है। डॉटर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। ये भी हम लोगों ने देख लिया है कि वंस कैम इनटू एग्जिस्टेंस इट कंटिन्यूज डिस्पाइट द डेथ ऑफ अ मेल मेंबर। अगर एक की मृत्यु हो जाती है उसके बावजूद जो है ये ज्वाइंट फैमिली चलता रहता है। अब आते हैं कि इसमें फ्रेश मेंबर कैसे आता है किसी भी ज्वाइंट फैमिली का। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, फर्स्ट ये वाइफ शादी करने के बाद इस ज्वाइंट फैमिली के हिस्सा बन गई। सेकेंड अडॉप्शन के द्वारा जो है इस ज्वाइंट फैमिली का ये हिस्सा बन गई। थर्ड और बाय बर्थ ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा बनता है। तो ये 3 तरीका है जब कोई भी पर्सन ज्वाइंट फैमिली का मेंबर बन सकता है। अडॉप्शन के बारे में कहा जाता है जिस वक्त किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है उस वक्त एक्चुअली में वो जिस फैमिली का हिस्सा रहता है या पार्ट रहता है उस फैमिली के ज्वाइंट फैमिली से वो अलग हो चुका होता है, सिवर हो चुका होता है, और जिस फैमिली में अडॉप्ट किया जाता है उस फैमिली का वो पार्ट बन जाता है। वो अपने ओरिजिनल फैमिली का कभी
कभी भी मेंबर नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं ज्वाइंट फैमिली के लिए एसेंशियल क्या है। फर्स्ट कि इन लोगों के बीच में स्पिंडरशिप रिलेशनशिप होना चाहिए और फैमिली रिलेशन होना चाहिए। स्पिंडरशिप रिलेशनशिप सन्स के बीच में हो गया, फादर और डॉटर के बीच में आपका हो गया स्पिंडरशिप रिलेशनशिप। लेकिन अगर फैमिली रिलेशन की बात करें, जैसे जो वाइफ आपको आती है दैट इज फैमिली रिलेशनशिप हो जाता है, तो इस दोनों कंडीशन में वो आपको ज्वाइंट फैमिली होता है। पहला एसेंशियल कंपोनेंट ये है। दूसरा क्या है कि जो भी इस ज्वाइंट फैमिली में कोड होता है, बंधन जो होता है, दैट इज नॉट ऑफ द प्रॉपर्टी के कारण कभी भी ज्वाइंट फैमिली नहीं बनता है, बल्कि ये जब भी बनता है रिलेशन के द्वारा बनता है। और ये रिलेशन जो होता है दैट इज अ नेचुरल रिलेशन, स्पिंडल रिलेशन, और किसी भी लेजिस्लेशन के द्वारा या कोई भी नियम कानून या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के द्वारा ज्वाइंट फैमिली नहीं बन सकता है। ज्वाइंट फैमिली बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इज नेचुरल स्पिंडल रिलेशनशिप, और ये आपको रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। लीगल मीन से कभी भी ज्वाइंट फैमिली नहीं बन सकता है। अब देखते हैं, कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आपका मतलब क्या है कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि वो फैमिली जो है अभी तक डिवाइड नहीं हुई है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। इसी कारण ये प्रॉपर्टी जो है वो सारे लोग पोजेस एक साथ करते हैं। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ, जो हम लोगों ने देखा था ऊपर, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन, वो होता है यहाँ पर जब तक की फैमिली डिवाइड नहीं होती है। तो ये माना जाता है कि अगर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये चीज है कि वो फैमिली अभी तक डिवाइड नहीं हुई है। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में बात करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ये होता है कि आप अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं दो तरीके से। पहला, अगर दो अलग अलग रिलीजन के पर्सन आपस में शादी करते हैं तो उस कंडीशन में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत वो गवर्न होते हैं। सेकेंड, यदि सेम रिलीजन के पर्सन अगर चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवाना तो वो करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप किसी अदर रिलीजन के साथ शादी करते हैं, आप गवर्न होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उसी वक्त ज्वाइंट हिंदू फैमिली से आपका सिवरेंस हो जाता है, आप उससे अलग हो जाते हैं। कोपासनी प्रॉपर्टी में आपको राइट मिलता है वहां पर, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है। अब अगर ये पर्सन जब शादी किसी और से कर चुका है, किसी और रिलीजन में जाकर के, अगर वो चाहे तो भी किसी एग्रीमेंट या किसी भी लॉ के तहत वापस उस ज्वाइंट फैमिली का मेंबर नहीं बन सकता है, और ना ही वो एक ज्वाइंट फैमिली फॉर्म कर सकता है उस मेंबर्स के द्वारा जो ऑलरेडी पहले से ज्वाइंट फैमिली मेंबर में थे, और ना ही वो ज्वाइंट फैमिली का कोई भी बेनिफिट क्लेम कर सकता है। अब सपोज ऐसा होता है कि मेल जो है वो हिंदू है और वाइफ क्रिश्चियन है, इनसे सन होता है। इस कंडीशन में ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली फॉर्म कर सकता है, और सन का रिलीजन वही होगा जिसमें उसकी परवरिश होगी, जिसमें उसकी अपब्रिंगिंग होगी, बल्कि वो इस चीज पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि वो जन्म अगर इससे लिया है तो वो गवर्न होगा स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट से, ऐसा नहीं है। लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके मदर फादर किस रिलीजन के थे, कहां से शादी उनकी हुई है, लेकिन इस सन का जो सक्सेशन होगा दैट इज एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, और सेपरेट प्रॉपर्टी जो फादर की होगी उसमें इसे हिस्सा मिलेगा, या मदर की होगी वो हम लोग देखेंगे उसमें हिस्सा मिलता है। अब अगर सपोज मान लीजिए एक हिंदू मेल है और एक मुस्लिम फीमेल है, ये दोनों आपस में शादी करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, ज्वाइंट हिंदू फैमिली से इस मेल का सिवरेंस तो हो ही जाता है, साथ में ये लोग इनकम्पिटेंट होते हैं फिर से हिंदू ज्वाइंट फैमिली फॉर्म करने के लिए। बिकॉज जब हम लोग मुस्लिम एक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इस शादी का असर इस पर्सन पे क्या होता है और वो क्यों हिंदू ज्वाइंट फैमिली फॉर्म नहीं कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इंसिडेंट्स ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा है कि एक कॉमन मेल एंसेस्टर होना चाहिए जहां से हिंदू ज्वाइंट फैमिली की शुरुआत होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके कंटिन्यूएशन के लिए उस मेल का होना जरूरी है, वो गुजर भी सकता है। उस कंडीशन में भी हिंदू ज्वाइंट फैमिली कंटिन्यू चलते रहेगा। देन सेकंड आता है इट इज प्योरली क्रिएचर ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मेंबर कोई भी एक्ट के तहत अगर चाहेगा तो फिर से हिंदू ज्वाइंट फैमिली में ज्वाइन नहीं कर सकता और ना ही फॉर्म कर सकता है, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गवर्न किया गया था। बट क्रिएचर ऑफ लॉ में एक चीज आता है जो इसका एक्सेप्शन है, दैट इज मैरिज एंड एडॉप्शन। ये दोनों बाहर के लोग होते हैं, बट शादी के बाद उस पर्टिकुलर हिंदू ज्वाइंट फैमिली की ये मेंबर बन जाते हैं, और एडॉप्शन के बाद वो पर्सन भी उस हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मेंबर बन जाता है। देन थर्ड पॉइंट है नो लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट और सेपरेट। कोई भी हिंदू ज्वाइंट फैमिली अपने आप में एक सेपरेट या लीगल एंटिटी नहीं होता है, बल्कि एक यूनिट के रूप में वो काम करता है, और इस यूनिट का जो मैनेजर होता है वो कर्ता होता है। अब ये कर्ता जो होता है ही इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन नॉर ही इज कॉर्पोरेशन, जिसके वजह से वो अपने नाम पर सू नहीं कर सकता है और ना ही उसके
ऊपर सू किया जा सकता है जब भी अगर कोई भी केस फाइल होगा सेपरेटली होगा। तो इसी कारण लिखा है नॉट अ जुरिस्टिक पर्सनालिटी, और जुरिस्टिक पर्सनालिटी नहीं होने के कारण ये अगर चाहे तो कोई भी प्रॉपर्टी इसमें से इसका मेंबर पोजेस कर सकता है या उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकता है, या कोपाशनरी प्रॉपर्टी में अगर चाहे तो उसे इंक्लूड कर सकता है, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली का स्टेटस कन्वर्जन से लॉस हो जाता है और एडॉप्शन एंड मैरिज से गेन होता है। 2005 के बाद डॉटर को भी कोपासनर माना गया है, जबकि उससे पहले डॉटर्स कोपासनर नहीं हुआ करती थी। अब देखते हैं इस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हर किसी का इक्वल राइट नहीं होता है। कोपासनर के पास स्पेशल राइट होता है, जबकि डिस्क्वालीफाइड पर्सन लाइक आपको फीमेल और अदर मेल मेंबर्स जो कि डिपेंडेंट होते हैं उनके पास राइट मेंटेनेंस का होता है, ना कि प्रॉपर्टी में एज ए कोपासनर उनका राइट होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म करने के लिए प्लुरलिटी चाहिए होता है, लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए प्लुरलिटी नहीं चाहिए होता है। तो इसी वजह से क्या है कि किसी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पर मेल रहे। कंटिन्यू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए चाहिए होता है। कारण सपोज अगर मान लीजिए ए और बी केवल दो फीमेल ही बची है, तो वो अगर चाहे किसी पर्सन को, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है और वहां से ज्वाइंट फैमिली कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके बारे में ये माना जाता है कि जिस दिन उसका अडॉप्शन हुआ है उसी दिन उस फैमिली के लिए उसका बर्थ हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली अगर चाहे इट कैन कंटिन्यू इन परपेचुइटी, मतलब लॉन्ग टाइम तक के लिए ये कंटिन्यू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो टूटे, वहां मेल है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है, एडॉप्शन के थ्रू जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार से ज्वाइंट हिंदू फैमिली परपेचुइटी में काम करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रिजम्पशंस के बारे में जो ज्वाइंटनेस से रिलेटेड है कि क्या प्रिजम्पशंस है। वो ज्वाइंट फैमिली के प्रिजम्पशन को लेकर के एक केस आया था, आदिवेप्पा वर्सेस बेवप्पा का 2017 का केस है, जिसमें कहा गया था कि ये जनरल प्रिंसिपल है कि कोई भी हिंदू फैमिली जो होगी उसे ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है और वो कंटिन्यू ज्वाइंट हिंदू फैमिली रहती है जब तक कि उसके कॉन्ट्रेरी कुछ और प्रूव ना किया जा सके। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि यदि उनका कॉमन फूड है, कॉमन वर्शिप प्लेस है, स्टेट अगर कॉमन है और किचन अगर कॉमन है तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली होता है। बट ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बिकॉज अगर एक पर्सन चाहता है ये प्रूफ करने के लिए कि एक साथ फूड शेयर करने के बावजूद, एक साथ वर्शिप करने के बावजूद, स्टेट भी अगर सेम है और किचन भी अगर सेम है, उस कंडीशन में भी वो डिवाइडेड हिंदू फैमिली हो सकता है। उसके लिए उस पर्सन को कॉन्ट्रेरी प्रूफ करना होगा और ये चीज आपको दिखाना होगा दो बेसिस पे। फर्स्ट, आपको एविडेंस देना होगा कि आप लोगों के बीच में पार्टीशन हो चुका है या फिर आप लोग के बीच में सेपरेशन हो चुका है। जब आप अगर ये शो कर देते हैं तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली वो नहीं रहती है बल्कि वो डिवाइडेड हिंदू फैमिली बन जाती है। तो ये था आपका इस चीज में। और इसी चीज को लेकर के एक केस भी है इसमें, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोमदली लक्ष्मी नारायण का केस है। ये केस 1935 का है। इसमें सुपर टैक्स के बारे में बात की जाती है। होता ये है कि एक फादर होता है, एक सन होता है, दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे होते हैं जो एक फैमिली बिजनेस हो रहा होता है। अब इस बिजनेस में कंटिन्यू ये लोग अपना अच्छा कमा रहे होते हैं, फादर गुजर चुके होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि टैक्स की लायबिलिटीज बनती है, तो पूरे के पूरे जितना इनकम आ रहा है फैमिली का, उसके इनकम पर जो है टैक्स इंपोज करने की बात की जा रही है। जैसे ही अगर पूरे इनकम पे टैक्स इंपोज किया जाता है तो वो सुपर टैक्स बन जाता है, क्योंकि उसमें टैक्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में इस सन का कंटेंशन ये रहता है कि वो केवल कर्ता के रूप में अभी काम कर रहा है। अभी यहाँ कोपार्टनर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज कोपार्टनर बनने के लिए मिनिमम 2 मेल मेंबर्स का होना जरूरी है। तो एज बीइंग अ कर्ता उसके प्रॉपर्टी को एसेस किया जाए और उसके हिसाब से टैक्स लिया जाए, जिससे कि टैक्स का अमाउंट कम हो जाएगा। बिकॉज जो भी इनकम आ रहा है वो फैमिली के अलग अलग मेंबर के नाम पर इनकम आपका बढ़ जाता है और जैसे ही इनकम बढ़ जाता है तो टैक्स का अमाउंट भी उसके हिसाब से कम होते चला जाएगा। बिकॉज कुछ लोगों को उसमें टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, सर्टेन अमाउंट रिबेट मिलेगा और सुपर टैक्स से ये बच जाएंगे। इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोपार्टनरी प्रॉपर्टी होता है और क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में डिस्कस किया और बाद में लास्टली ये कहा कि इस सन को उस फैमिली के कर्ता के रूप में ही एसेस किया जाए और ये लोग सुपर टैक्स से बच जाते हैं। ये था आपको इस केस में। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली किस किस कंडीशन में फॉर्म हो सकता है। सपोज अगर किसी फैमिली में सिंगल मेल है या सिंगल फीमेल है तो उस कंडीशन में वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली नहीं फॉर्म कर सकते हैं। सिंगल मेल कभी भी अकेले ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म नहीं कर सकता है और ना ही फीमेल। पहली बात ये हो गई। सेकेंड, क्या किसी मेल का प्रेजेंस होना जरूरी है? जी बिल्कुल। यदि अगर उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली को इनिशिएट करना है उस वक्त मेल का प्रेजेंट होना जरूरी है, बट अगर वो एक बार फॉर्म हो चुका उसके कंटिन्यूएशन के लिए मेल की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल
सिंगल मेल और सिंगल फीमेल ये दोनों मिलकर के ज्वाइंट हिंदू फैमिली बना सकते हैं। अगर किसी फैमिली में एक मेल है, उसकी वाइफ है और डॉटर है, तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी फैमिली में ऐसा होता है कि सबकी डेथ हो जाती है, केवल एक फीमेल मेंबर बचती है, तो उस कंडीशन में भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली कंटिन्यू हो सकता है। इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट हो, या फिर ये हो सकता है कि ये किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले। अगर इस दोनों में से कोई भी कंडीशन होता है तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली कंटिन्यू हो जाता है। अब अगर बात की जाए कि 1956 से पहले क्या पोजीशन था एक फीमेल के लिए और उसके बाद क्या पोजीशन होता है एक फीमेल के लिए। 1956 से पहले कोई भी फीमेल अपने फादर के ज्वाइंट हिंदू फैमिली में किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसे ऐड नहीं कर सकती थी, जबकि 1956 के बाद अब वो कर सकती है। अगर केवल एक फीमेल है या दो फीमेल है या तीन फीमेल है, डजंट मैटर, वो खुद से किसी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली को इनिशिएट नहीं कर सकती है। थंब रूल ये है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली को इनिशिएट करने के लिए एक मेल की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। इसी कारण अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है कि क्या दो फीमेल मिलकर के ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म कर सकती है, तो आंसर है नो। बल्कि उसके लिए जरूरी है एक हस्बैंड और एक वाइफ अगर हो कम से कम, तब ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म भी हो सकता है और कंटिन्यू भी हो सकता है। तो ये था पोजीशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। इसका हम लोग बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ज्वाइंट हिंदू फैमिली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों सेम है या दोनों में कुछ बेसिक एलिमेंट का डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। याद रखिएगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब ये हो गया कि वो पूरी की पूरी हिंदू फैमिली है। इसमें जनरेशन का कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब यहाँ होता है रिलेशनशिप का, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनडिवाइडेड वर्ड जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी ज्यादा मैटर करता है, रिलेशन भी मैटर करता है। कैसे मैटर करता है वो देखते हैं। जैसे प्रिजम्पशन के बारे में कहा जाता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में ये प्रिजम्पशन माना जाता है कि जो भी हिंदू फैमिली होगी वो एक्चुअली में ज्वाइंट हिंदू फैमिली होगी। लेकिन ऐसा प्रिजम्पशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेन मुद्दा जो होता है वो प्रॉपर्टी का होता है। इसी कारण हम लोग देखते हैं इसमें कहा जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है रिलेशंस। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन मुद्दा होता है वो होता है प्रॉपर्टी का, जो कि अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। अब देखते हैं अनबोर्न चाइल्ड के केस में क्या होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जैसे ही चाइल्ड जन्म लेता है वैसे ही वो उसका मेंबर बन जाता है, और अगर वो वूम में है तो ये माना जाता है कि अभी तक ये जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये होता है कि जब तक चाइल्ड अनबॉर्न है या बॉर्न होता है, इन बोथ द कंडीशंस, अगर चाइल्ड वूम में है, इन सच कंडीशन उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस किया जाता है, ताकि अगर वो जन्म ले तो उसके बाद दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अनबॉर्न चाइल्ड को कंसीडर किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अनबॉर्न चाइल्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब रही बात टाइम लिमिट की, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोई टाइम लिमिट नहीं है, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक टाइम लिमिट है जो जनरेशन पे डिपेंड करता है। जनरेशन का लिमिट देखते हैं, जैसे आपने ऊपर फ्लो चार्ट एक देखा था जिसमें ए रहता है फादर, उसका एक सन होता है S1, देन S2 होता है, S3 होता है, इसके दो बच्चे होते हैं, मान लीजिए S4 होता है एंड D1। अगर इतना भी जनरेशन इसके बाद भी अगर जनरेशन आगे कंटिन्यू होता है, मान लीजिए इसकी जो है दो बेटी है, D1 है, D2 है, ये सारे के सारे लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर होते हैं। जबकि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की जाए तो वहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कोपार्टनर का, और कोपार्टनर जो होता है वो केवल 3 जनरेशन तक ही माना जाता है। लाइक अगर ए है तो इसका 3 जनरेशन डिसेंडेंट S1, S2 और S3 तक केवल यही कोपार्टनर हो सकते हैं, और इनके बीच में ही इस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है। उसके बाद के लोगों के बीच में बंटवारा नहीं हो सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, बिकॉज वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं एज ए कोपार्टनर के रूप में, बल्कि वो नॉन कोपार्टनर होते हैं, उनके लिए मेंटेनेंस का प्रोविजंस होता है। और हिंदू ज्वाइंट फैमिली में ये सारे के सारे लोग कंसीडर किए जाते हैं, जनरेशन का वहां पर कोई मतलब नहीं होता है। अब बात करते हैं सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर का, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर का कोई ज्यादा मतलब नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो एक तरीके से सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, जब तक कि कोई और पर्सन जन्म ना लिया हो, खास करके मेल। जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सोल सर्वाइविंग को पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है,
और ये कंटिन्यू होता है। तो ये था ज्वाइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेसिक डिफरेंस। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक का, जो यहाँ से चालू होता है कोपार्टनर, कि कोपार्टनर होता कौन है, कितने जनरेशन तक होता है, इनके पास क्या राइट होता है, क्या फीमेल कोपार्टनर बन सकती है, इन सारे चीजों के बारे में चर्चा किया जाएगा आगे। प्राइमरीली जो पर्पस था कोपार्टनर का, दैट वाज स्पिरिचुअल इन नेचर। स्पिरिचुअल इन नेचर कैसे था? अब होता क्या है कि एफ गुजर जाता है, इन सच कंडीशन एक मुक्ति का प्रावधान है, दैट इज सेल्वेशन। तो ये कहा जाता है इस पर्सन को सेल्वेशन तभी मिलेगा जब उसका पिंडदान या अग्नि उसके बेटा के द्वारा दिया जाएगा। अगर बेटा नहीं है उस कंडीशन में बेटा के द्वारा, इट मींस पोता के द्वारा दिया जाएगा। अगर पोता भी नहीं है और बेटा भी नहीं है उस कंडीशन में S3, इसका मतलब बेटा के द्वारा दिया जाएगा, तभी इस पर्सन को सेल्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है कि कोपार्टनर में जनरेशन का, कि कितने जनरेशन तक को आप कंसीडर करते हैं एज ए कोपार्टनर के रूप में। इसका मतलब ये है जिसके द्वारा मुक्ति मिलेगी, जिसके द्वारा सेल्वेशन मिलेगा, वो ही आपका कोपार्टनर बन सकता है। तो इस कंडीशन में इस फादर के लिए कोपार्टनर उसका सन होता है, सन्स होता है, सन होता है, ये तीनों के तीनों कोपार्टनर होते हैं। इसी कारण इसमें लिमिटेशन जो है कोपार्टनर का वो 3 जनरेशन ही रखा गया है, नॉट बियॉन्ड 3 जनरेशन। ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि कोपार्टनर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट, अगर देखा जाए ज्वाइंट हिंदू फैमिली से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये पाते हैं कि कोपार्टनरशिप जो है ये एक नैरो इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोई भी जनरेशन गैप नहीं था, जबकि अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ 3 जनरेशन के बाद बियॉन्ड कोपार्टनर नहीं हो सकता है। सेकेंड चीज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आपने देखा था मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया जाता है, वेदर शी इज वाइफ, शी इज मदर, शी इज डॉटर, उन सारे के सारे लोगों को ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कंसीडर किया जाता है, जबकि कोपार्टनर के लिए केवल और केवल मेल को ही कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा कोपार्टनर के बारे में जो भी बातें हो रही है ये आपको क्लासिकल लॉ के हिसाब से हो रहा है, 2005 के हिसाब से नहीं हो रहा है, बिकॉज 2005 के बाद इस कॉन्सेप्ट में चेंज आया था कि इसमें फीमेल को भी शामिल किया गया था, बट उससे पहले क्लासिकल लॉ के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो वहां पर आपने देखा कि केवल मेल मेंबर को शामिल किया जाता है, जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया जाता है। अब जो यहाँ रिलेशन दिख रहा है वो रिलेशन सारा का सारा या तो ब्लड रिलेशन है या हो सकता है अडॉप्ट किया हुआ अगर पर्सन होगा वो भी इसमें शामिल होता है, जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हम लोग देखते हैं ब्लड और अडॉप्शन के अलावा मैरिज के द्वारा भी फीमेल ज्वाइंट हिंदू फैमिली की मेंबर बनती है। तो ये केवल ब्लड और वैलिड एडेप्टेशन से नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि यहाँ केवल मेल है, इसका मतलब है कि फीमेल यहाँ कंसीडर नहीं की जाती है, जबकि इस जगह कंसीडर किया जाता है। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली में और कोपार्टनरी में ये देखा जाता है जो लास्ट प्रॉपर्टी होल्डर जो होता है वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फादर गुजर जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है S1 को। बट याद रखिएगा 1956 का सक्सेशन एक्ट अलग तरीके से काम करता है। इस जगह हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि फादर से पहले इसकी मदर भी गुजर चुकी है और उस कंडीशन में केवल फादर है, तब उस कंडीशन में वो सारी की सारी प्रॉपर्टी S1 को ट्रांसफर होती है, विच इज द सीनियर मोस्ट मेंबर इन दिस कैटेगरी। तो लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और जैसे ही सपोज अगर ये फादर गुजर जाता है तो ये चेन एक्सटेंड करेगा, इसका मतलब ये S4 तक ये चला जाएगा। फिर से ये आपको, अगर ये गुजरेगा तो फिर ये जाएगा S5 पे जाएगा। इसका मतलब ये 3 जनरेशन हमेशा कंटिन्यू लेता रहता है। ऊपर वाले जनरेशन को गुजरने के बाद ये कंटिन्यूअस चेन है 3 जनरेशन का फ्रॉम द लास्ट होल्डर। जो भी इसमें लास्ट होल्डर होगा वहां से कंटिन्यू चेन हो जाता है। अब जो भी कोपार्टनर होते हैं उनके पास बाय बर्थ राइट होता है प्रॉपर्टी में, जबकि अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अगर कहा जाए तो उसके पास बाय बर्थ राइट होता है उस फैमिली का मेंबर होने का। अब अगर बात की जाए यूनिटी ऑफ पोजीशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के सेंस में, तो जो कोपार्टनर होते हैं जब तक उनके बीच में बंटवारा नहीं हुआ है यूनिटी ऑफ पोजीशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इंटैक्ट रहता है। और यही चीज ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों में डिसिमिलैरिटी हो, कुछ एलिमेंट सिमिलर भी होता है। और ये जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट या यूनिटी ऑफ पोजीशन जो होता है ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है और ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। ये सारे के सारे लोग जो भी प्रॉपर्टी होता है इंजॉय करते हैं, चाहे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हो चाहे कोपार्टनर में हो, जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है।
अब इसमें आता है कॉन्सेप्ट कोपार्टनर में सर्वाइवरशिप का। अगर फादर गुजर जाते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिल जाता है S1 को। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में ऐसा होता है कि फादर जिंदा है, S1, S2, S3 ये तीनों का तीनों गुजर गया, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोपार्टनर लाइन गायब हो जाता है, क्योंकि S4 कभी भी कोपार्टनर इस F के साथ नहीं हो सकता है। इसे कहा जाता है सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर। तो इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब ये हुआ कि इस फादर से नीचे 3 जनरेशन गुजर चुका है, कोई नहीं है, 4th जनरेशन में जो पर्सन है वो सोल सर्वाइवरशिप के तहत इस फैमिली का मेंबर है और कोपार्टनर वो F के साथ नहीं है। बट अगर F गुजरता है तो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है S4। अब वो कैसे करता है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिताक्षरा कोपार्टनरी इसमें होता क्या है। सपोज देयर इज अ मेल A, इसके 4 बच्चे हैं, 4 सन कहा जाए, S1, S2, S3, S4 और एक डॉटर भी मान लेते हैं दैट इज D1। अब एज पर द क्लासिकल लॉ ये डॉटर कोपार्टनर नहीं होगी, बल्कि S1, S2, S3, S4 ये कोपार्टनर होंगे एक के साथ। अब इस पे ये कहा जाता है कि कोपार्टनरी इज नॉट लिमिटेड टू 4 मेल मेंबर्स बट इट इज लिमिटेड टू 4 जनरेशन ऑफ मेल मेंबर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर। कितने भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता है, बट ए के साथ जो कोपार्टनर होंगे S1 होगा, S5 होगा, S7 होगा, लेकिन S9 कोपार्टनर नहीं होगा, बल्कि ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होगा। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर हो सकता है लेकिन ये कोपार्टनर नहीं होगा एज पर मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। अब आते हैं, बात करते हैं कि सपोज ऐसा होता है कि S2 के बारे में बात करते हैं कि ये S2 कोपार्टनर है ए के साथ, इसकी एक बेटी होती है और जिस वक्त बेटी होती है उसके बाद इसका एक बेटा भी होता है और एक बेटी भी होती है। तो बेटी के जन्म के बाद से ही अगर सिर्फ इसके पास केवल बेटी ही है एज ए चाइल्ड के रूप में, इन दैट केस इसका कोपार्टनरी लाइन यही समाप्त हो जाता है। बिकॉज अ डॉटर कैन नॉट फॉर्म अ कोपार्टनरी लाइन एज पर द क्लासिकल रूल। बिकॉज ये माना जाता है कि जिस वक्त इस डॉटर की शादी हुई वो वैसे ही अपने हस्बैंड के ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर बन जाती है और डॉटर कभी भी कोपार्टनर नहीं होती थी बिफोर 2005, जिसकी वजह से ये कोपार्टनरी लाइन फॉर्म नहीं कर सकती है। इनफैक्ट आफ्टर 2005 भी डॉटर कोपार्टनरी लाइन फॉर्म नहीं कर सकती है, बल्कि वो कोपार्टनर हो सकती है। कोपार्टनर होने के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल। जब तक 2 मेल नहीं होगा कोपार्टनर नहीं होगा। चलिए यहाँ ही हम लोग बात करते हैं सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर के बारे में। क्या होता है सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर? अब सपोज क्या होता है, ये A है, इस A का एक सन है S4, उसका सन है S6, उसका सन है S8, ये तीनों का तीनों गुजर जाता है और बच गया केवल A। तो आप जानते ही हैं एज पर मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट A कभी भी S10 के साथ कोपार्टनर नहीं हो सकता है। तो अब ये क्या हो जाता है, अकेला बच गया। इसे ही हम लोग बोलेंगे सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर। इन दिस कंडीशन जब तक ये जिंदा है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, अपने हिसाब से उसका यूज कर सकता है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का राइट S10 क्रिएट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट A1 की ये ड्यूटी बनती है कि S10 के मेंटेनेंस के लिए उसके ऊपर खर्च करे। सिर्फ मेंटेनेंस का राइट बनता है S10 का, बल्कि A की प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई भी राइट S10 का नहीं बनता है। ये है सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर। अब सपोज क्या होता है, A गुजर जाता है, इसके गुजरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी S10 के पास आ जाएगी। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो इसके पास प्रॉपर्टी का नेचर है वो हो जाता है इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी। उसको वो चाहे जिस तरीके से यूज करना वो यूज कर सकता है, लेकिन S10 के मेंटेनेंस को ध्यान में रख करके, या इन बिटवीन कोई भी अगर फीमेल होती है, जैसे S4 की अगर कोई फीमेल है जिंदा या S6 की कोई फीमेल अगर जिंदा है, तो उसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी इस A के ऊपर ही होगी। वो इस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, लेकिन इनके लिए प्रोविजंस बनाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे कोपार्टनरी राइट को लेकर के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विमेन एज ए कोपार्टनर। तो एज पर द क्लासिकल लॉ फीमेल कोपार्टनर कभी भी नहीं बनती थी, खास करके डॉटर। वाइफ तो खैर कभी कोपार्टनर होती ही नहीं थी और आज भी नहीं है वाइफ कोपार्टनर, बल्कि उन्हें मेंटेनेंस दिया जाता है। तो विमेन पहले कभी कोपार्टनर नहीं होती थी, बट आफ्टर 2005 डॉटर कैन बी कोपार्टनर। कोपार्टनर तो हो सकती है लेकिन वो कोपार्टनरी लाइन क्रिएट नहीं कर सकती है। कोपार्टनरी लाइन क्रिएट करने का मतलब ये रहा कि उस प्रॉपर्टी से, फादर की प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉपर्टी डॉटर को मिला है एज ए कोपार्टनरी राइट के रूप में, वो प्रॉपर्टी उस डॉटर के लिए उसकी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है। और कोपार्टनरी लाइन तभी क्रिएट होती है अगर वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, खास करके मेल में, जिससे कि आप उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकते हैं।
तो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि हेरिडेटरी प्रॉपर्टी कोपासनरी लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है, जबकि पर्सनल प्रॉपर्टी वो आपके हिसाब से चलती है। आप उसे जैसे चाहे आप उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, आप विल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी मर्जी चाहे वो आप कर सकते हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन कोपासनरी प्रॉपर्टी के साथ आप ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उस कोपासनरी प्रॉपर्टी पर केवल आपका अधिकार नहीं है बल्कि आपके कोपासनर का भी अधिकार है। तो विमेन के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि 2005 से पहले डॉटर को राइट नहीं था, 2005 के बाद डॉटर को कोपासनर बनने का राइट है, लेकिन वो कोपासनरी लाइन क्रिएट नहीं कर सकती है। वाइफ को मेंटेनेंस मिलता था, वो कभी भी कोपासनर नहीं होती थी, और वाइफ कभी भी कर्ता नहीं हो सकती है, जबकि डॉटर एज बिंग अ कोपासनर कर्ता हो सकती है। कर्ता क्या होता है इसके बारे में जब कर्ता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग इलेजिटिमेट चाइल्ड का और खास करके इलेजिटिमेट सन का। अब सपोज क्या होता है, किसी मेल का इलेजिटिमेट सन है, उस कंडीशन में क्या वो कोपासनर बन सकता है? तो आंसर है नो, वो कोपासनर नहीं बन सकता है, बल्कि उसका राइट उसके फादर के पर्सनल प्रॉपर्टी पर है, कोपासनरी प्रॉपर्टी पर नहीं है। जबकि इलेजिटिमेट चाइल्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ये मेंबर हो सकता है, लेकिन ये कभी भी कोपासनर नहीं बन सकता है। अब देखते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड को शेयर कितना मिलता है। एक तो पहली बात यह है कि जब अगर फादर जिंदा है तो उस कंडीशन में अगर फादर चाहे तो उस इलेजिटिमेट चाइल्ड को इक्वल शेयर दे सकता है। अब सपोज अगर कोई फादर है, इसका दो सन है S1 एंड S2, जिसमें कि S1 जो है लेजिटिमेट चाइल्ड है जबकि S2 जो है इलेजिटिमेट चाइल्ड है। इस कंडीशन में अगर फादर इंटेस्टेट गुजर जाते हैं तो S1 और S2 को शेयर कितना मिलेगा? तो याद रखिएगा लेजिटिमेट चाइल्ड को हमेशा शेयर जो मिलेगा डबल मिलेगा इलेजिटिमेट चाइल्ड का। इसका मतलब इलेजिटिमेट चाइल्ड को अगर X मिल रहा है शेयर तो इस लेजिटिमेट चाइल्ड को मिलेगा 2X शेयर मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल ले, अगर इस फादर के पास सपोज 15 लाख का जमीन था, इन दिस कंडीशन फादर के गुजरने के बाद जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसे 5 लाख का जमीन दे दिया जाएगा, जबकि जो लेजिटिमेट चाइल्ड है उसे 10 लाख का जमीन मिलेगा। दैट इज डबल शेयर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। ये कहता है इलेजिटिमेट सन के कॉन्टेक्स्ट में। अब आते हैं, बात करते हैं इफ अ चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज, तो उस कंडीशन में क्या होता है? अब अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है आउट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज, इस कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसके ऊपर लेजिटिमेसी को कन्फर करता है। अब अगर कोई चाइल्ड आउट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज जन्म लेता है तो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इट कन्फर्स लेजिटिमेटी ऑन सच चाइल्ड कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन आपको ये है कि ये चाइल्ड केवल अपने पेरेंट्स का प्रॉपर्टी ही इनहेरिट कर सकता है, बाकी अदर रिलेशन के प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है। लाइक अपने चाचा का या फिर किसी और का प्रॉपर्टी ये इनहेरिट नहीं कर सकता अगर उसका कोई लाइन नहीं हो तो। दूसरी बात, इनकी राइट जो होती है वो फादर के सेपरेट प्रॉपर्टी पर होती है। ये कोपासनर नहीं होते हैं और कभी भी एज ए कोपासनर के रूप में अपने राइट को एग्जर्ट नहीं कर सकते हैं। जब फादर गुजरेंगे उस वक्त जो उनकी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी में से, उस सेपरेट प्रॉपर्टी में से इस चाइल्ड को शेयर मिलेगा। अब बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी दो तरीके का हो सकता है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल डिसेबिलिटी वाला इस चीज में कवर नहीं होता है, वो कोपासनर होता है। जबकि मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, मेंटल डिसेबिलिटी को हम लोग ल्यूनेटिक चाइल्ड भी बोलते हैं। अगर बात करें तो ये एक्चुअली में जो सेंस है कोपासनर का वो नहीं होता है, बिकॉज उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा, वो ल्यूनेटिक है। इन दिस कंडीशन में उसका ये राइट सस्पेंडेड होता है, ही कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। लेकिन जब भी पार्टीशन हो रहा होगा उस कंडीशन में इस चाइल्ड को उसका हक मिलेगा। अब बात करते हैं आउस्टर फ्रॉम कोपासनरी। आउस्टर वो होते हैं जो 1954 के एक्ट के तहत शादी करते हैं, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं, वो आउस्टर होते हैं। तो इनका जैसे ही शादी करते हैं सिवरेंस हो चुका होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली से, वो कोपासनर भी नहीं रहते हैं, वो कोपासनरी राइट को एग्जर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कोपासनरी प्रॉपर्टी है उसमें इनका हिस्सा होता है, उसमें से इनको शेयर मिलता है। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं, बात करते हैं अगर सपोज मान लीजिए अडॉप्शन होता है तब उस केस में क्या होता है। तो जब अडॉप्शन किया जाता है तो ये माना जाता है इस पर्टिकुलर सन का या बच्चे का जन्म उस दिन ही हुआ है जिस दिन उसका अडॉप्शन हुआ है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ये मेंबर तो है,
साथ में ये कोपार्टनर भी बन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यदि कोई हिंदू मेल किसी नॉन हिंदू फीमेल से शादी कर लेता है, इन सच कंडीशन में जो उसका सन अगर जन्म लेता है तो वो 1925 एक्ट के तहत गवर्न होता है, दैट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट, और वो कभी भी अपने दादा के प्रॉपर्टी में राइट क्लेम नहीं कर सकता है एज ए कोपार्टनर। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कोपार्टनरी विद इन अ कोपार्टनरी होता क्या है। कोपार्टनरी विद इन कोपार्टनरी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कहता है कि सपोज अगर ये फादर है, इसके पास अपनी कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी है। अब क्या होता है, ये फादर इंटरस्टेट गुजर जाता है, गुजरने के बाद ये सेपरेट प्रॉपर्टी S1 और S2 दोनों में बटेगा। अब सपोज उस वक्त S1 का कोई बच्चा नहीं था, अब सपोज ऐसा होता है कि S1 का अपना एक बेटा होता है S3, तो ये सेपरेट प्रॉपर्टी जो S1 के पास आई वो S3 के लिए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जो उसके दादा के तरफ से उसके फादर के पास आई है। तो इस कंडीशन में ये सेपरेट प्रॉपर्टी यहाँ होने के बावजूद इस S3 के लिए वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी हो जाता है, जिसे ही हम लोग बोलते हैं कोपार्टनरी विद इन कोपार्टनरी, कि यहाँ इसका नेचर सेपरेट प्रॉपर्टी का था जो इस फादर के पास पहुंचा है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी इस S3 के लिए कोपार्टनरी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर S2 की बात कही जाए तो जो प्रॉपर्टी इसे मिला है वो इसके लिए सेपरेट प्रॉपर्टी होगा अनटिल एंड अनलेस कोई भी कोपार्टनरी लाइन इसका क्रिएट नहीं होता है। जिस वक्त कोई भी कोपार्टनरी लाइन क्रिएट होता है, कोपार्टनरी लाइन क्रिएट होने का मतलब हो गया कोई भी मेल डिसेंडेंट बिफोर 2005 अगर नहीं आता है तो ये इसके लिए सेपरेट प्रॉपर्टी है जिसे वो जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकता है। बट S1 के साथ ये कंडीशन नहीं है, बिकॉज अब ये कोपार्टनरी प्रॉपर्टी हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू S3 और वो जैसे चाहे उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है, वो केवल अपने ही पार्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। कैसे करेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे एलिनेट किया जाता है प्रॉपर्टी को। देन आते हैं ओनरशिप ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। अब होता क्या है, सपोज मान लीजिए ये फादर है, इस फादर का दो सन है S1 एंड S2, इस S1 का भी अपना एक सन है, इसकी अपनी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, इस तरह करके मान लीजिए एक फैमिली ट्री बना हुआ है। अब आते हैं इसमें क्या होता है, जो फादर होता है उसकी प्रॉपर्टी कोपार्टनरी राइट होता है S1 S2 के पास, लेकिन W D1 ये जो फीमेल मेंबर है या फिर सपोज अगर एक पर्सन यहाँ अडॉप्ट किया गया है जो कि S4 के साथ है, ये सारे के सारे ज्वाइंट हिंदू फैमिली को तो बना रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या राइट रहता है, तो कहा जाता है इस कंडीशन में जो इनको मिलता है दैट इज मेंटेनेंस। इनफैक्ट अगर इस फादर की भी अगर वाइफ है दैट इज मदर ऑफ S1 एंड S2, उस कंडीशन में वाइफ को भी मेंटेनेंस मिलता है, जबकि कोपार्टनर को उसका कोपार्टनरी राइट मिलता है और उसके तहत ही प्रॉपर्टी डिवाइड किया जाता है। ये था आपका ओनरशिप ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। देन इसके बाद हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं यूनिटी ऑफ पोजीशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। बस एक बात ये बताना चाहूँगा, जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसे हम लोग मेट्स एंड बाउंड भी कहते हैं, बिकॉज उसमें कॉमन इंजॉयमेंट होता है और कॉमन इंटरेस्ट होता है जो भी कोपार्टनर होते हैं उनका। जबकि यूनिटी ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जो उनका राइट जो होता है वो कॉमन पोजीशन का राइट होता है, हर किसी का ज्वाइंट टेनेंट्स राइट होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई सेपरेट राइट नहीं होता है, डिमार्केशन नहीं किया होता है कि कौन सा पार्ट किसका है, इसी कारण वो ज्वाइंट टेनेंट राइट कहलाता है और वही आपका है यूनिटी ऑफ पोजीशन। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप के बारे में एंड राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन एज अ कोपार्टनर, बिकॉज कोपार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो पार्टीशन के लिए कभी भी कर्ता को कह सकता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप में होता ये है कि सपोज क्या है, ये फादर है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूरी मान लेते हैं 1 है प्रॉपर्टी। जब पार्टीशन होता है, बिकॉज किसी भी कोपार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो कभी भी कर्ता एक्चुअली में उस फैमिली का सबसे हेड जो होते हैं वो कर्ता कहलाते हैं, खास करके फादर इस केस में कर्ता आपको होते हैं। तो इस कोपार्टनर के पास राइट है कि कर्ता से कह सकते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को एलिनेट करे, इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करे, और जब ये डिवाइड करेंगे तो इसका 3 पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट इस कर्ता के पास जाएगा 1/3, सेकेंड पार्ट S2 के पास जाएगा 1/3 और उसके बाद S1 के पास जाएगा 1/3। तीनों के पास अपना अपना पार्ट पहुंच जाता है। इस जगह हम लोग देखते हैं फादर के पास जो S1 बचा है ये अब इसका सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया, जो पहले जब पूरे यूनिट में था वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी था। ये फादर चाहे इस प्रॉपर्टी को जैसे भी यूज करना वो यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप के बारे में जो बात की जा रही है दैट इज बिफोर 1956, क्योंकि इसके बाद इसमें चेंज आया है। अब इसमें फिर होता क्या है कि सपोज S1 गुजर जाता है, जैसे ही ये गुजरता है तो इसकी प्रॉपर्टी इसके वाइफ को मिलने के बजाय ये प्रॉपर्टी कोपासनर में फिर से डिवाइड हो जाएगी। रीजन बीइंग ये कोपासनरी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी पहुंच जाता है फादर के पास और इसके भाई के पास। इसका 2 पार्ट आपका होता है, इसका मतलब 1/3 तो फादर को मिला ही हुआ था, इसके बाद 1/6 प्रॉपर्टी और मिलता है। S2 इसके भाई के पास 1/3 प्रॉपर्टी था ही, 1/6 प्रॉपर्टी और मिल जाता है। इस केस में हम देखते हैं जो इसकी वाइफ है इसे कुछ भी नहीं मिल पाता है। दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, जिसके वजह से इसके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आ जाती है और इस वजह से लॉ में चेंज किया गया आफ्टर 1956 कि विमेन को भी राइट दिया गया, फीमेल को भी राइट दिया गया कि इस चीज को रोका जाए। बिकॉज इस कंडीशन में जैसे ही हस्बैंड का डेथ होता है वाइफ के पास कोई उपाय नहीं बचता उसके मेंटेनेंस का, जो गलत होता है एज ए ह्यूमन बीइंग। देन इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन। कोपासनर 2 तरीके का हो सकता है, फर्स्ट मेजर एंड दूसरा माइनर। तो ये बात अभी की जा रही है मेजर कोपासनर का, जिसकी एज 18 से ज्यादा हो चुकी है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो भी मेजर कोपासनर होगा वो जब भी चाहे तो अपने फादर को या कर्ता को कह सकता है कि अगर सपोज ये प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी में डिमार्क कर दिया जाए कि उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, और यही हो जाता है पार्टीशन। अब ये कोपासनर किसी भी टाइम कर्ता को कह सकता है एंड कर्ता इज ड्यूटी बाउंड टू गिव हिम हिज शेयर। अब बात करते हैं माइनर कोपासनर के बारे में, उसका क्या होगा। माइनर कोपासनर कभी भी कोपासनरी प्रॉपर्टी में अपने राइट के लिए डिमांड नहीं कर सकता है डायरेक्टली कि उसे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, बट वो अगर चाहे तो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब हो गया कि अगर कोई उसका लीगल गार्जियन है या कोई गार्जियन है, कोई करीबी है, जैसे नाना हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, उसके थ्रू अगर वो चाहे तो वो सूट फाइल कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो कोर्ट होती है वो एज ए गार्जियन के रूप में वर्क करती है और यहाँ पर करती है और कोपासनरी प्रॉपर्टी में उसका राइट देती है। अब ये होता है कि कौन इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, तो केवल 2 ही पर्सन एलिनेट कर सकता है। लाइक इन दिस केस फादर, जो कि कर्ता होगा। तो या तो फादर जो है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, वो कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को एलिनेट, या जिनको भी कर्ता असाइन किया गया है वो पर्सन इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं। बंटवारा इसका हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कर्ता के बारे में। तो जो कर्ता होता है, कर्ता के पास ये राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी का बेस्ट इंटरेस्ट में, कर्ता जो होता है एक्चुअली वो इस प्रॉपर्टी का मैनेजर होता है, जो इस प्रॉपर्टी को कोपासनर के बेस्ट इंटरेस्ट में या फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इसी कारण ये कर्ता की जिम्मेदारी होती है कि एज बीइंग अ मैनेजर वो इसका एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करे। अगर वो इसके अकाउंट में कुछ भी गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन का चार्ज फाइल किया जा सकता है। कोपासनर किसी भी तरह का सूट फाइल कर सकते हैं इन सच केस, यदि उनको लगता है कि एज बीइंग अ कर्ता, एज बीइंग अ मैनेजर वो किसी भी तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अब आते हैं कोपासनर के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। लाइक S1 के पास 2 तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। फर्स्ट कोपासनरी प्रॉपर्टी, जो कि उसको इसके फादर से मिला है। सेकेंड, इसके द्वारा कमाई गई खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी हो सकती है। S1 की ये प्रॉपर्टी कोपासनरी प्रॉपर्टी तब तक नहीं बनेगी जब तक कि कोई उसका नेक्स्ट मेल डिसेंडेंट ना आ जाए। जैसे ही मेल डिसेंडेंट आता है तो इस ए के द्वारा मिली गई प्रॉपर्टी इसकी कोपासनरी प्रॉपर्टी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू S3। दूसरी जो इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है वो उसकी खुद की हार्ड अर्न मनी से अर्न की गई संपत्ति जो होती है वही उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। तो ये 2 तरह का प्रॉपर्टी है। अब अगर ये S1 अगर चाहे और अगर यहाँ प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है और वो चाहता है कि उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी कोपासनरी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब जो ज्वाइंट अकाउंट चल रहा है S1 और S2 का, उस ज्वाइंट अकाउंट में इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी इसका अपना सेपरेट प्रॉपर्टी भी कोपासनरी प्रॉपर्टी बन जाए ताकि हर किसी को इक्वल राइट उसमें मिल सके, तो वो ये काम कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को ये थ्रो कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है यदि वो चाहे अब इस प्रॉपर्टी को वापस लेना, तो अब ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
ही कैन नॉट डू दिस, क्योंकि ये एक इरिवोकेबल प्रोसेस है। एक बार आपने अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को ज्वाइंट प्रॉपर्टी के साथ ब्लेंड कर दिया, उसके बाद आप अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को वापस नहीं मांग सकते हैं, इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ रिनंसिएशन ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। सपोज ये फादर है, उसका 4 बच्चा है, S1, S2, S3। अगर इनके बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो हर किसी को 1/4 क्योंकि 4 हिस्सा आपको लगेगा, तो 1/4 चारों को मिलता है। अब ऐसा होता है कि S1 चाहता है कि जो भी उसे प्रॉपर्टी मिल रही है उसे वो छोड़ दे, रिनाउंस कर दे। तो इन सच कंडीशन वो जब भी चाहे, जिस वक्त चाहे, वो अपने इस प्रॉपर्टी को रिनाउंस कर सकता है। वो इस प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वापस डाल सकता है, बिकॉज ब्लेंडिंग का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख लिया है। बट इसके साथ कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब भी ये पर्सन अपने प्रॉपर्टी को रिनाउंस करेगा, दैट इज इन फेवर ऑफ ऑल रिमेनिंग कोपार्टनर। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी जब वापस जाएगी तो F को भी मिलेगी, S2 को भी और S3 को भी। इसका मतलब इन सब के पास इसका 1/3 अगर करेंगे 1/12 प्रॉपर्टी जो है हर किसी के पास एड अप हो जाएगा। ये चीज है फर्स्ट कंडीशन कि रिनाउंस करना है तो सारा का सारा प्रॉपर्टी आप रिनाउंस करेंगे, वो भी सारे के सारे कोपार्टनर के लिए। सेकेंड आपको ये है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी रिनाउंस करेंगे, इन दैट कंडीशन जितने भी कोपार्टनर हैं उनके फेवर में आप करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर कोपार्टनर को अगर आप चाहें ट्रांसफर करना, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। हाँ, इस कंडीशन में जब आपका ये सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, आप उस कंडीशन में आप चाहें किसी को देना दे सकते हैं, लेकिन ये कोपार्सनरी राइट का रिनंसिएशन नहीं है। कोपार्सनरी राइट का रिनंसिएशन का मतलब ये है कि आप अगर उस जमीन को छोड़ते हैं या उस प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं, वो बाकी कोपार्टनर में इक्वली डिवाइड होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आप रिनाउंस करेंगे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का, तो उसका कुछ पार्ट रिनाउंस करना चाहते हैं, कुछ पार्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इन दिस कंडीशन आपको पूरा का पूरा राइट रिनाउंस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ ऑल द कोपार्टनर। इसका मतलब इस 1/4 का अगर आप चाहिएगा 1/8 अपने पास रख लिया और 1/8 रिनाउंस कर दिए, ये संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। रिनाउंस करना है तो आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी रिनाउंस करेंगे। थर्ड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है वो ये है कि सपोज क्या होता है कि ये चाहता है प्रॉपर्टी रिनाउंस करने के लिए, लेकिन इसकी अपनी एक वाइफ है और इसका अपना 2 बेटा है, दैट इज S1 और S2। अब अगर ये रिनाउंस करना चाहता है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या राइट, ये नहीं कर सकता है, बिकॉज आप अपने हिस्सा का ही कर सकते हैं, लेकिन आपके बाद जो आपके डिसेंडेंट्स आए हैं उनका आपके साथ कोपार्सनरी राइट है, उनके राइट का आप हनन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 जो है, इस 1/4 में S1 और S2 दोनों का अपना राइट होता है, दैट इज इक्वली टू 1/12 इसका होता है राइट, 1/12 इसका होता है और 1/12 इसका होता है। अब जो आपका 1/12 राइट है, ये इस S1 की पर्सनल प्रॉपर्टी आपको हो जाती है, इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है। इस सेपरेट प्रॉपर्टी को अगर वो चाहे जिस तरीके से डिसॉल्व करना वो कर सकता है, अगर वो चाहे विल करना, ट्रांसफर करना, वो चीजें हो सकती है, क्योंकि अब ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी नहीं रही। इसका मतलब जिस वक्त आपका कोई लीनियंट डिसेंडेंट आ चुका है मार्केट में, उसके बाद आप किसी भी कीमत पर अपने राइट को अगर रिनाउंस करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्वाइंट राइट है और ज्वाइंट राइट को रिनाउंस करने का राइट आपके पास नहीं है, बल्कि उसमें इन दोनों का भी अधिकार है। फर्स्ट थिंग। अब सपोज सिचुएशन ऐसा होता है कि S1 की वाइफ W1 है, अगर ये चाइल्ड कंसीव कर चुकी है, चाइल्ड वूम में है या न्यू बॉर्न है, इन सच कंडीशन S1 अगर अपने प्रॉपर्टी को रिनाउंस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है, बिकॉज उसमें वहाँ उस चाइल्ड का शेयर होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जब कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जब वहाँ डिवीजन की बात हो रही है, उस जगह हम इसे कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन, इस वक्त ना तो इसकी वाइफ ने कंसीव किया था, ना बच्चा बॉर्न हुआ था, या फिर चाइल्ड वूम में नहीं था, इसने अपने राइट को रिनाउंस कर दिया S1 ने बाकी कोपार्टनर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इसकी वाइफ अगर कंसीव करती है तो जो इसके द्वारा राइट रिनाउंस किया गया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बच्चा उस प्रॉपर्टी में अपना शेयर जन्म लेने के बाद नहीं मांग सकता है, बिकॉज उसके कंसीव होने से पहले ही ये राइट उसके फादर के द्वारा रिनाउंस किया जा चुका था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन में ये 2
मेन पॉइंट है जिसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट, अगर जो है वाइफ ने चाइल्ड कंसीव कर लिया है, न्यूबॉर्न है या चाइल्ड वुम में है, इन दैट कंडीशन ये रिनाउंस नहीं कर सकता है। अगर करता है तो इस बच्चे का जन्म लेने के बाद अधिकार होता है उस प्रॉपर्टी में, वो पार्टीशन के लिए कह सकता है। यदि इसने पहले रिनाउंस कर दिया है और उसके बाद वाइफ कंसीव करती है, देन उस कंडीशन में जो बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा अब इस प्रॉपर्टी में अपना राइट नहीं मांग सकता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे राइट ऑफ एलिनेशन एंड राइट टू चैलेंज अनऑथराइज्ड एलिनेशन। चलिए बात हम लोग करते हैं राइट ऑफ एलिनेशन। इसमें यह कहा जाता है कि जो भी कोपार्टनर है, जब तक अगर ये प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुआ है, किसी भी कोपार्टनर के पास ये राइट नहीं होता है कि उस अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को वो एलिनेट करे। अगर इन एनी कंडीशन ये लोग चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी को एलिनेट करना, इन सच कंडीशन सारे के सारे कोपार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। अगर कंसेंट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं की जाएगी। अब सपोज ऐसा केस होता है कि सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर अगर रहता है, तो उस कंडीशन में बिकॉज वो प्रॉपर्टी एक तरीके से उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाती है, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है अनटिल अनलेस देयर इज अ एक्सेप्शन। बट इसका भी एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अब ऐसा होता है कि उसका कोई बेटा जन्म ले लेता है तो उस कंडीशन में वो एलिनेट नहीं कर सकता है। सेकेंड, अगर उसकी वाइफ के वुम में कोई बच्चा है तो उस कंडीशन में भी वो एलिनेट नहीं कर सकता है। अगर फादर चाहे या करता चाहे बाकी अदर कोपार्टनर के कंसेंट से स्मॉल पोर्शन इन फेवर ऑफ डॉटर गिफ्ट कर सकता है, और जो भी गिफ्ट होगा किसी और को अगर करना है तो उसके लिए भी सारे लोगों का कंसेंट चाहिए होता है। अब आते हैं, सपोज ऐसा होता है एज बीइंग अ कर्ता, एज बीइंग अ फादर, ये प्रॉपर्टी को एलिनेट कर देते हैं अपने मन से। उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो पहली बात ये है कि कर्ता के पास ये पावर होता है कि वो अगर चाहे तो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है जिस तरीके से वो चाहे, बट इसके साथ कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन ये है दैट शुड बी फॉर द 4 रीजन। अगर इस 4 रीजन के अलावा कोई और अगर 5वां रीजन है तो उस कंडीशन में जो एलिनेशन किया गया है कर्ता के द्वारा दैट कैन बी चैलेंज। फर्स्ट है लीगल नेसेसिटी। अगर किसी भी तरह की लीगल नेसेसिटी फैमिली के ऊपर आ गई है तो इन सच कंडीशन कर्ता अगर चाहे तो एक पोर्शन जमीन का बेच सकता है ताकि उस लीगल नेसेसिटी को पूर्ति कर सके, और उस कंडीशन में कोई भी कोपार्टनर उसे चैलेंज नहीं कर सकता। अगर चैलेंज करता है तो वो सूट या वो चैलेंज नल एंड वाइड हो जाएगा। सेकेंड है बेनिफिट ऑफ स्टेट। बेनिफिट ऑफ स्टेट का मतलब ये रहा कि सपोज इस फैमिली का ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, 5वां यहाँ है, सब काफ़ी दूरी पे है। इतनी दूरी पे है कि उसको मैनेज कर पाना संभव नहीं है। इस कंडीशन में यदि करता चाहे तो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, और बेच करके ताकि यहाँ पर ही इस प्रॉपर्टी को बड़ा कर लिया जाए, बगल में प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। तो ये इस तरीके का जो आपको किया गया है एलिनेशन का काम कर्ता के द्वारा, इट इज़ नोन एज बेनिफिट ऑफ स्टेट। स्टेट के बेनिफिट के लिए यदि कर्ता एलिनेट करना चाहे बाकी प्रॉपर्टीज को तो दैट इज वैलिड और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। थर्ड आपको है परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडिस्पेंसिबल रिलीजियस ड्यूटीज। अब परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडिस्पेंसिबल रिलीजियस ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि यदि अगर मान लीजिए अंत्येष्टि करना चाहता है, फिनरल करना चाह रहा है, या उससे रिगार्डिंग कुछ भी अगर चीज़ करना चाह रहा है, इन सच कंडीशन अगर वो चाहे तो लैंड का एक पार्ट एलिनेट कर सकता है, उसे बेच सकता है। दैट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड फोर्थ होता है पेमेंट ऑफ एंटीसीडेंट डेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फादर है, सपोज इसके पहले भी जो फादर थे उनके द्वारा लिया गया कोई कर्ज है, उस कर्ज की अदायगी के लिए अगर ये किसी प्रॉपर्टी को एलिनेट करता है और वो कर्ज जो कर्जदार है उनको दे देता है, इन सच कंडीशन ये भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट लीगल नेसेसिटी, सेकेंड बेनिफिट ऑफ स्टेट, थर्ड परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडिस्पेंसिबल रिलीजियस ड्यूटीज, एंड फोर्थ पेमेंट ऑफ एंटीसीडेंट डेट। इन 4 कंडीशन में यदि एज बीइंग अ कर्ता वो प्रॉपर्टी को एलिनेट करता है दैट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और अगर वो चैलेंज किया जाता है तो दैट वुड बी नल एंड वाइड। इसके अलावा कोई और अगर अदर ग्राउंड होता है तो उस ग्राउंड पर एलिनेशन को चैलेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा एलिनेशन का पोर्शन भी समाप्त होता है।
और एक बड़ा पोर्शन समाप्त हो जाता है। इसका इफेक्ट आपको दिखेगा जब आप लोग टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे या टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, वहां पर भी इसके बारे में बात की जाएगी। अब हम लोग चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी पहले ही चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ देखते हैं इन ब्रीफ, दैट इज जॉइंट फैमिली एंड कोपार्शनरी। सबसे बड़ी बात है, अगर ये बात कही जाए कि ये अगर जॉइंट फैमिली है तो कोपार्शनरी इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब जॉइंट फैमिली इज अ बिगर इंस्टीट्यूशन वेयर एज कोपार्शनरी इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट और इट इज इंक्लूडेड विद इन जॉइंट फैमिली। सेकेंड, जॉइंट फैमिली विदाउट कोपार्शनरी रिलेशन के भी हो सकता है, जबकि कोपार्शनरी कभी भी जॉइंट फैमिली के बिना नहीं हो सकता है। थर्ड, जॉइंट फैमिली में कभी भी प्रॉपर्टी का प्रिजम्पशन नहीं है, जबकि कोपार्शनरी में अभी तक जो आपने सुना देखा होगा केवल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की ही बात की जा रही है। जॉइंट फैमिली में कर्ता हमेशा सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, जबकि कोपार्शनरी में लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी जो होता है वो कर्ता होता है। जरूरी नहीं है कि वो सीनियर मोस्ट मेंबर हो। जॉइंट फैमिली में नंबर का कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कितना भी नंबर हो सकता है, जबकि कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में 3 जनरेशन का लिमिटेशन दिया हुआ है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जबकि कोपार्शनरी में केवल मेल हो सकते हैं। आफ्टर 2005 फीमेल भी हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल लॉ। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जॉइंट फैमिली में बाय बर्थ, मैरिज एंड वैलिड अडॉप्शन इसके थ्रू पर्संस को ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कोपार्शनरी में तो यहाँ पर बाय बर्थ एंड बाय वैलिड अडॉप्शन केवल इस 2 मेथड से आप किसी को कोपार्शनर बना सकते हैं या वो कोपार्शनर बनता है। अब जॉइंट फैमिली में हर मेंबर के पास इक्वल राइट्स नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बिकॉज जो कोपार्शनर होते हैं उनका राइट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉन कोपार्शनर। वो डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें मेंटेनेंस दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग डिस्क्वालीफाइड हैं एज बीइंग अ कोपार्शनर, डिस्क्वालीफाइड कोपार्शनर आर मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली, whereas disqualified co-partner are not member of co-partnering property। अब जो इन लोगों के बीच में बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जॉइंट फैमिली के लिए एक मेल ही काफी है जहां से चालू हो सकता है जॉइंट फैमिली, जबकि कोपार्शनरी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 मेल्स का। अगर 2 मेल्स नहीं है तो वहां कोपार्शनरी फॉर्म नहीं होगा। यहां चालू करने के लिए केवल प्लोरिटी ऑफ मेंबर चाहिए होता है, कंटिन्यूटी के लिए नहीं चाहिए होता है, जबकि यहाँ पे प्लोरिटी ऑफ मेंबर चालू करने के लिए भी और कंटिन्यू रखने के लिए भी चाहिए होता है। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। आई होप ये आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि दया भागा में जॉइंट फैमिली में किस प्रकार से क्या होता है। इसमें बेसिकली हम लोग दया भागा और मिताक्षरा में कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे। अब मिताक्षरा कोपार्शनर जो होता है बाय बर्थ होता है, इसकी शुरुआत जब भी होती है दैट इज बाय बर्थ, जबकि दया भागा कोपार्शनर की शुरुआत जो होती है आफ्टर डेथ ऑफ फादर। तो यहाँ जन्म के साथ चालू होता है, यहाँ मृत्यु के साथ चालू होता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, यहाँ पर 4 जनरेशन तक को लिया जाता है, मतलब फादर और उसके बाद के 3 लीनियन डिसिडेंट दैट इज इक्वल टू 4 जनरेशन यहाँ पर बात की जाती है, जबकि यहाँ पर 4 जनरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दिस इज क्रिएशन ऑफ लॉ। जबकि अगर ये कहा जाए, जबकि यहाँ पर कोपार्शनर होने के स्टेम्स डिजायर से है, यहाँ बहुत सारा डूज होता है, यहाँ बहुत सारा डूज नहीं होता है। यहाँ सेपरेट प्रॉपर्टी और कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, जबकि अगर इस जगह पर कहा जाए तो यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है सेपरेट प्रॉपर्टी और कोपार्शनरी प्रॉपर्टी का, बिकॉज जब तक फादर जिंदा है उनकी प्रॉपर्टी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी होने के बावजूद उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहे उसका यूज करना वैसे कर सकते हैं और उनके मरने के बाद ही बच्चों को मिलता है। तो यहाँ सेपरेट प्रॉपर्टी और कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका बेस होता है यहाँ पर कोपार्शनर को लेकर के होता है एंड दैट इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर कोपार्शनरी प्रॉपर्टी नहीं होती है बल्कि यहाँ पर इनहेरिट किया जाता है प्रॉपर्टी फादर के गुजरने के बाद बच्चों के द्वारा। इस जगह पर कर्ता मैनेजर होता है, जबकि इस जगह पर कर्ता मैनेजर नहीं होता है बल्कि एब्सोल्यूट ऑनर होता है। वो जिस तरीके से चाहे प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करना वैसे कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ कोपार्शनर जब भी चाहे कर्ता से प्रॉपर्टी के डिवीजन के लिए डिमांड कर सकता है, जबकि इस जगह पर सन के पास प्रॉपर्टी के डिवीजन का कोई राइट नहीं होता है, बट हाँ मेंटेनेंस के लिए ये लोग क्लेम कर सकते हैं।
यहाँ पर यूनिटी ऑफ पोजीशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट दोनों होता है, जबकि यहाँ पर केवल यूनिटी ऑफ पोजीशन आपका होता है। इस जगह पे फीमेल को एक्सक्लूड किया गया है, जबकि इस जगह पर फीमेल को इंक्लूड किया गया है। यहाँ प्रिजम्पशन होता है ज्वाइंट फैमिली का, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है। ये सारा का सारा बेसिक डिफरेंस था मिताक्षरा कोपासनर में और दयाभागा कोपासनर में। आई होप जो कोपासनर वाला ये पार्ट है ये आप लोग का समाप्त हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिस पर क्वेश्चन आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून विद मी, हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।